हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये टॉपिक हमारा कंपटीशन पर्पस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और केमिस्ट्री समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आपका नीट में, जैम में, जेई मेंस में हर जगह क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हम देख इस टॉपिक को समझते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? तो आप ये देखो, कोई भी आपका एटम है, एटम के अंदर क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिवॉल्व करते हैं? शेल्स में। ठीक है। तो किसी भी आउटर मोस्ट शेल मतलब जो सबसे लास्ट वाला जो शेल होता है आपका, वैलेंस शेल जिसे बोलते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं या अंदर आ सकते हैं। तो जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालने में, है ना, रिमूव करने में जो एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी, जो एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी उसे क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन which is obviously the most loosely bounded electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom is called as ionization energy. सिंपल लैंग्वेज में किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी। और ऐसे कहते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमारी एटॉमिक साइज के, यानी जैसे जैसे आपका एटॉमिक साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि आप देखो, अक्रॉस द पीरियड जाने में, है ना, एटॉमिक साइज की जगह आप यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स भी लिख सकते हो। ठीक है। तो अक्रॉस द पीरियड जाने में आप ये देखो कि नंबर ऑफ शेल्स तो आपके सेम रहते हैं, है ना। न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव आपका क्या करता है? इंक्रीज करता है। और नंबर ऑफ शेल क्या रहते हैं? रिमेन सेम। तो आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? वो भी क्या होती है? इंक्रीज करती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज करेगी जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में। और जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होता है? भाई न्यूक्लियर चार्ज तो तब भी बढ़ रहा है आपका, लेकिन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल इज मोर डोमिनेंट ओवर न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। यानी जो नंबर ऑफ शेल का जो इंक्रीमेंट है वो ज्यादा तेजी से हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितनी तेजी से नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। और ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती है शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है भाई? जो भी आपका ये आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आप इसे ऐसे समझ सकते हो, है ना, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये घूम रहा है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है जिन पे, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो प्रोटॉन का जो पुल है इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर, है ना, ये क्या करते हैं? प्रोटॉन्स इसको खींचते हैं अपनी तरफ, इस इलेक्ट्रॉन को। तो इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। स्लेटर इफेक्ट से इसको निकालते हैं, किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जितना ज्यादा आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा आप इसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अच्छे से बाउंड करके रखेंगे वो प्रोटॉन्स, ये जो न्यूक्लियस है। द इफेक्टिव पुल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमने देखा कि अक्रॉस द पीरियड जाने पे बढ़ती है और डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? हाउ डू दे कंफ्यूज यू, है ना। आपको इतना सिंपल पता है कि इधर इंक्रीज करती है इधर डिक्रीज करती है, फिर भी आप क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो। क्यों? अब देखो, जैसे क्वेश्चन आया लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ये तीन एलिमेंट आपको दे दिए और आपसे पूछा कि
अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा, जिसकी कम है वो पहले, बाकी बाद में। तो आप तो भाई सीधे सीधे कहोगे कि भाई लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, उसके बाद बोरोन आता है। तो भाई हमें तो पता था कि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है, यहाँ पे इंक्रीज करती है और यहाँ पे क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो सीधा सीधा जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा लिथियम, बेरिलियम और फिर बोरॉन। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाओगे कि बिल्कुल सही है हमारा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये आंसर आपका गलत होगा और फिर बाद में आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए ये कंपटीशन में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आगे से हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करो, तो पहले ही रूल तो मैंने आपको बता ही दिए, जो आपको पता है अभी कि ट्रेंड्स क्या है। दूसरा रूल क्या है कि हमेशा इसको करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा सभी एलिमेंट्स का, वो भी क्वांटम नंबर वाला 1s2 2s2। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि ये हुंस, जो आपका हुंस रूल है ना, उसमें एक रूल इसने बताया था हुंस ने कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो आपकी होती है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल जो आपकी होती है, वो क्या होती है, वो आपकी मोर स्टेबल होती है, आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स। तो ये वाला रूल आपको लगा के चेक करना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑर्बिटल इसमें हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है। अगर ऐसा है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, और किसी भी स्टेबल चीज़ में से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हुंस रूल लग रहा है क्या। ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ पे क्या था हमारा, लिथियम, बेरिलियम और हमारे पास बोरॉन था। ठीक है, तो लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1s2 और 2s1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1s2 2s2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1s2 और 2s2 और 2p1। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, हमें लास्ट शेल देखना है इसका, है ना, वैलेंस शेल। तो लास्ट ऑर्बिटल देख लिया हमने। तो 2s1 को जरा बनाओ, इस तरह से बनेगा, ठीक है, 2s टू को बनाओ, 2s, और 2p1 को बनाओ। ठीक है, तो आप ये देखो, इसमें ये कैसी है आपकी, देखो ये कैसी है, ये हमारी कैसी है, फुली फील्ड ऑर्बिटल है या नहीं है। और हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी इधर तो बढ़ रही है जाने में, लेकिन जो हमारी फुली फील्ड है, तो आप ये देखो बेरिलियम जो है वो थोड़ा मोर स्टेबल है बोरोन से कंपैरेटिवली, क्योंकि बोरोन में आप ये देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है ना, पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है। तो फुली फील्ड ऑर्बिटल क्या हो जाती है आपकी, मोर स्टेबल, और कोई भी चीज मोर स्टेबल होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो करेक्ट ऑर्डर है वो आपका क्या आएगा, लिथियम, फिर क्या आ जाएगा आपका बोरॉन, और फिर क्या आएगा आपका बेरिलियम। तो इसको आप याद रखना, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर मैं आपको कुछ चीजें शो करूंगा। तो आप ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में, इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। तो थोड़ा सा पॉज लीजिए और आप इसको करके देखिए। तो आपका जनरली जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 90% स्टूडेंट यही लगाते हैं, और फिर क्या कहेंगे, गलत। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर मैंने आपको बताया ना कि आप अगर एक ही रूल फॉलो करोगे कि आयनाइजेशन एनर्जी इधर जाने पे बढ़ती है और इधर जाने पे डिक्रीज करती है, तो बात नहीं बनेगी। बात कब बनेगी, तो पहला रूल तो फॉलो करना ही है जो है, दूसरा रूल भी फॉलो करना है। वो क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका लिखना ही पड़ेगा आपको। लिख के देखते हैं जरा, कार्बन का कितना आ जाएगा, फिर से लिखते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो कार्बन कितना है आपका, 6 7 8 और 9। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है, तो कार्बन हो गया 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा,
1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 2p4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका फ्लोरीन, 2p5। तो हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज तो हो ही रही है ना। लेकिन ये 2p2 है, ये 2p3 है। अब 2p3 को बनाओ जरा, कैसे बनेगा। 1 2 3, 2p2 को भी बना के देखो। 1 2। ठीक है, 2p4 को बनाओ आप। 1 2 3 4। 2p5 को बनाओ। 1 2 3 4 5। तो आप ये देखो, इसमें आपको एक केस साफ दिख रहा होगा कि ये जो नाइट्रोजन है आपका, जो आपका 2p3 है, ये कैसा है, हाफ फिल्ड। और हमने क्या डिस्कस करा था, हुंस रूल हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा इसमें। हुंस रूल कौन सा वाला, स्टेबिलिटी वाला। वो अप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी करेक्ट आंसर आएगा। तो आप ये देखो, हाफ फील्ड है तो ये मोर स्टेबल हो गया, और कोई चीज अगर मोर स्टेबल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें खाली कंपेयर क्या करना है, नेबरिंग वालों को करना है। ये नहीं कि नाइट्रोजन का फ्लोरीन से कर दो, वो नहीं करना। नाइट्रोजन और उससे जो अगला है, उसका पड़ोसी, उन दोनों को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कार्बन। कार्बन के बाद क्या आ गया, ऑक्सीजन। फिर क्या आ गया, नाइट्रोजन। और फिर क्या आ गया, फ्लोरीन। तो ये करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। और कंपटीशन में इसी तरह के क्वेश्चन घुमा घुमा के देते हैं वो, है ना। तो अगली बार सही करके आना। और देखो, एक और चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि आयनाइजेशन एनर्जी पे एक क्वेश्चन और आता है, वो आता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। सक्सेसिव मतलब, अगर सपोज करो कि आपने जैसे एल्यूमिनियम था, 283 है इसका, है ना। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम प्लस 282। अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस बन गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका बढ़ गया, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, और आप ये भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें सेम है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो अगला इलेक्ट्रॉन निकालने में और ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम 2+। तो 281 आ गया यहाँ पे। अगेन फिर इसमें न्यूक्लियर चार्ज इसका और बढ़ गया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो अगेन इसमें से अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तीसरा, तो बहुत ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, एल्यूमिनियम 3+ लिख दो भाई, 2+ लिख दो। ठीक है, तो इसमें और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तब जाके ये बनेगा। तो इसलिए जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है जो आपका, है ना, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक नहीं बनाता, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने में, है ना। तो I1 I2 I3 तो आपको दिख ही गया होगा यहाँ पे। तो सक्सेसिव अगर आयनाइजेशन एनर्जी का कभी भी केस आए, तो हमेशा याद रखना कि IE1 जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी है, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी, वो हमेशा कम होगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ये ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को। और मैं आपको अब रियल एक्चुअल वैल्यूज़ भी आपको शो कर देता हूँ, ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर सको, है ना। तो हमने कहा था कि बेरिलियम जो है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि वो स्टेबल था ना। क्या आ रहा था, 1:2 आ रहा था। देखो यहाँ पे 900 आ रही है इसकी वैल्यू, और बोरोन की कितनी है, 801 है। ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिथियम, बोरॉन, फिर बेरिलियम। अब कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में भी आप चेक कर लो, देखो ऑक्सीजन की कितनी है, 1314, और नाइट्रोजन की ज्यादा है ना। तो आगे से कभी मत कहना कि आयनाइजेशन एनर्जी भाई हमेशा बढ़ती है, देखो हमेशा नहीं है, इंक्रीज करती है वो, है ना, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है केमिस्ट्री में। तो वो एक्सेप्शन कुछ नहीं है ना, तो आपको दूसरा रूल भी लगा के चेक करना है, बस इतना ही है। ठीक है, स्टेबिलिटी भी चेक करनी है, तो आगे से हमेशा सही करके आना है ये वाले क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।